Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो सनातनी है मेजॉरिटी में सनातनी, दूसरा जो सनातनी नहीं भी है वो राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्र के साथ खड़े हैं चाहे वो किसी जाति और धर्म के हों। दो पहला माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राम मंदिर बनाया ये उन्हीं का विजन था। पहले भी तो तमाम नेता थे लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जैसा विजन का उनकी इच्छा शक्ति वाला नेता नहीं था ना। आज से 4 साल 5 साल पहले मंदिर बन गया होता। उस समय जो वीडियो जो था वो पर्टिकुलर कोई कुछ नहीं था। देखिए वीडियो में सीधा सिंपल एक चीज थी कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ था, आगे भीड़ थी, साइड में भी भीड़ थी और इधर भी भीड़ थी। मैं सामने वो जो सिंबल था मैं दिखा रहा था, उसके बाद भीड़ इधर भी नारे लगा रही थी और नारे लगे। प्रधानमंत्री जी का तो बड़ा अनुभव है, वो देखते हैं चारों ओर, एक तरफ देख रहे हैं उनकी चारों ओर निगाह रहे थे। उनका एक बहुत बड़ा जीवन में अनुभव है। उन्होंने तुरंत मेरे कंधे पे हाथ धर के रखते हुए कहा कि रमेश इधर भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, अपने इनका भी अभिवादन करो, इधर भी साइड में भी अभिवादन करो। मैं भारतीय जनता पार्टी का 5 साल से यहाँ प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। अब लोगों को आपको अगर जानकारी नहीं है और आपको खबर मेरे लिए चला रहे हैं तो इसमें दोष किसका, आपका कि मेरा? आप मेरे बारे में जानते नहीं और आप नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं। पहले जानकारी करिए। और जिन भी साथियों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पहले वो मेरे पास बात करें और मैं उन्हीं से जवाब उन्हीं से लूंगा। अगर वो मेरे सहमत हो तब ठीक है, अब वरना फर्जी नैरेटिव चंद के आपका ही स्थिति खराब होती। अब आपको पता नहीं कि मैं प्रदेश कार्य समिति का 5 साल से यहाँ सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट एक छोटे, हाँ ये जरूर है, एक साधारण से कार्यकर्ता होती है। मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, लगातार 10 साल से पार्टी की मुख्य धारा में सक्रिय हूँ। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है कानपुर लोकसभा क्षेत्र में। और जैसा कि आप जानते हैं चुनावी कवरेज धमाकेदार तरीके से चल रही है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी और इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि इनका प्रचार कैसा चल रहा है और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि लोकल मुद्दे जो हैं वो कितने हावी पड़ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस प्रकार से अभी फिलहाल पहला सवाल तो यही रहेगा कि कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख रही है जहाँ जा रहे हैं कि भीड़ एकदम उमड़ पड़ रही है। माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी के नाम पे लोग दीवानगी है जिसको कह सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख आए और कब मैं माननीय मोदी जी के नाम पर कमल पर अपना निशान लगाऊं और माननीय मोदी जी को तीसरी बार फिर माननीय प्रधानमंत्री बनाओ। यहाँ पर कानपुर में मैंने देखा है कि मैं कई जगह गया हूँ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क हो, अभी देखा ऑफिसेज हैं जिसमें आप आए हैं, यहाँ हो, हर जगह मैं बता रहा हूँ, चाहे मलिन बस्तियाँ हो, हर जगह ऐसा लग रहा है कि पूरे कानपुर के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में कानपुर है। तो मोदी जी के मन में कानपुर है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मंगलसूत्र वाला जो है एक बयान दिया था जिसको लेकर कांग्रेस पे काफी हमलावर हुए थे। उस बयान को लेकर जो है क्या आपकी राय है? देखिए सब ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप देख लिया, मुझे लगता है उसके बाद कुछ कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब पीएम ने हमारे जो कह दिया वही वक्तव्य ठीक है। और ये सब जब चुनाव आते तभी ये मुद्दे क्यों उठते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अच्छा, विपक्ष की तरफ से बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर जो है बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी सरकार जो है वो संविधान खत्म कर देगी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है मुसलमानों को मिलना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री का भी बयान है, उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी सबके आरक्षण खत्म करके सिर्फ मुसलमानों को यहाँ पर जो है विपक्ष कह रहा है कि वोट मतलब आरक्षण देंगे। इस पर क्या आपका कहना है? देखिए ऐसा कि उन लोगों को जानकारी नहीं, चाहे लालू यादव हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता हैं, वो कहते हैं कि संविधान खत्म होगा। उन्होंने लगता है संविधान नहीं पढ़ा। आप लोग जानकारी करिए, संविधान तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। संविधान का जो मूल स्वरूप है वो कभी चेंज नहीं होता है। ये संविधान की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें कुछ संशोधन हो सकता है और वो संशोधन हो सकता है, वो संशोधन हुए और संशोधन वो परिस्थिति के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार, जनहित के अनुसार वो संशोधन हमेशा होते रहे हैं, छोटे मोटे संशोधन। तो जो उसकी मूल स्वरूप है उसका संविधान के पूरा संविधान खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई पार्टी नहीं, मैं सिर्फ बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई पार्टी है, जाए 100% उसको सीटें सब मिल जाए, फिर भी आप संविधान का जो मूल स्वरूप है वो तो चेंज नहीं होता। वो संविधान में लिखा है कि ऐसा कोई नहीं सकता, चेंज कर सकते हैं और समय समय पर जनहित में वो चेंजिंग होती रही है। और जहाँ तक बात है कि चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे हमारे अनुसूचित भारतीय जनता पार्टी
आरक्षण कभी समाप्त करने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो आप लोग उसके बाद भी मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, तो ये आप उनके जो हितों में आप कटौती कर रहे हैं पूरा। तो इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। जब माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से कहा उस आरक्षण के बाद आपने किस तरीके से उसको फेक वीडियो बनाया, तो अब विपक्ष जो है इस तरीके की जो नहीं फेक टाइप से गॉसिप इस तरीके। अगर आप अभी फेक की बात कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हुए। स्टार्टिंग में शुरुआत उसकी हुई जब आपका पहला आगमन था कानपुर में और माला किसी और को पहना दी गई थी। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर काफी चर्चा हुई थी। ऐसा होता है कि नैरेटिव बनता है मीडिया में, आप जानते हो कि अब नैरेटिव बना, और वो नैरेटिव जिन लोगों ने बनाया, एक टीम है यहाँ पे जो लगाई गई थी, एक एजेंसी लगाई गई थी, वो नैरेटिव बनाए। उस नैरेटिव में मीडिया के कुछ लोग ट्रैपिंग आ गए। उसके बाद वो ही बैकफुट पे आ गए। आप ये बताइए कि आप आज यहाँ पर पत्रकार के रूप में आए हैं, ठीक है, आपके एडिटर भी होंगे जिनके अंडर में आप काम करते होंगे, और उसके बाद उनके ऊपर भी एडिटर होंगे, चीफ एडिटर होंगे, ग्रुप एडिटर होंगे, और दो एडिटर और ग्रुप एडिटर दोनों ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है, और आपने एडिटर के अंडर में काम किया, ठीक है, ग्रुप एडिटर भी आ रहा है। इत्तेफाक से ट्रेन से आपका एडिटर पहले उतरता है और आप बुके लिए खड़े हुए हैं, आप उसको बुके देंगे कि नहीं देंगे, उसका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। आप बताइए। तो उसने क्या गलत किया? जो व्यक्ति, लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि आपका ये एग्जाम्पल मतलब जबरदस्त था क्योंकि आप पत्रकार भी रह चुके हैं, बाकायदा आपको। ये तो फैक्ट फिगर, मैं फैक्ट भी बात करता हूँ। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो सब ये चीजें मीडिया के साथियों से करना कि जानकारी करिए। क्या आपने किसी एक व्यक्ति, हजारों लोग वहां पे खड़े हुए थे, क्या किसी एक व्यक्ति से आपने पूछा कि भाई आप रमेश अवस्थी को पहचानते नहीं पहचानते? क्या किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मैं रमेश अवस्थी को नहीं पहचानता? सिंगल बाइट ली जाती। आपने एक ऐसा नैरेटिव चेंज कर दिया। जो व्यक्ति, जो बाबूराम निषाद मेरे साथ ट्रेन में आ रहे थे, बाबूराम निषाद राज्यसभा सदस्य है और वहां 5 साल प्रभारी रहे हैं कानपुर में, उनके अपने पार्टी में रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते हैं। तो जो सरदार हैं, सरदार जी जिन्होंने माला उनको पहनाई है, वो उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। और इत्तेफाक से भीड़ इतनी थी कि मेरा अलीगढ़ में स्वागत हुआ, इटावा में स्वागत, लोग डिब्बे में भरे हुए थे। तो हमारे मित्र बाबूराम निषाद भीड़ के चक्कर में उन्होंने कहा मैं पहले निकल जाऊं, और वो पहले निकले। जो व्यक्ति उनका फैमिलियर है, जो पहले से इंतजार कर रहा है कि बाबूराम जी आए और कब मैं उनका स्वागत करूं, तो बाबूराम जी आए और उन्होंने उसका स्वागत कर दिया। उसमें उसने क्या गलत कर दिया? उसके बाद वही व्यक्ति फिर जब मैं बाहर आया तो मेरा भी स्वागत किया, तो वो तो नहीं दिखाया किसी ने। तो आप जो व्यक्ति यार जानता है, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि लोग क्या नैरेटिव बनाते हैं, उसके बाद एक्सपोज हो जाते हैं कि भाई। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बाबूराम निषाद मान लीजिए नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति पदाधिकारी होता वो भी उतरता, तब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भले मैं बाद में उतरता, तब भी उसका सम्मान करते। तो इसका मतलब है कि वो मुझे पहचानते नहीं। मैं यहाँ से 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ कानपुर में, और मुझे लोग पहचानते नहीं। मतलब आप गोसिप भी करें तो कम दम होनी चाहिए। आप 4 लोगों से पूछते हैं कि भाई आपके प्रत्याशी आए हुए हैं, क्या रमेश अवस्थी को आप पहचानते नहीं पहचानते? जिनके लिए आप आए उनको जानते कि नहीं जानते? एक सिंगल बाइट आप बताइए, सिंगल बाइट नहीं है। और वो व्यक्ति जो उसके घर का पारिवारिक सदस्य है और वो आ रहा है, उसको सम्मान करना तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। उसने अपने वरिष्ठ का सम्मान किया व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे और पार्टी के आधार पे। उन्हें माला पहनाई, इसमें क्या गुनाह कर दिया? उसके बाद जब रमेश अवस्थी को सैकड़ों माला पहनाई गई, उन्हीं कार्यकर्ताओं और जिंदाबाद किया गया, तब आपने नहीं चलाया क्योंकि आप बैक फुट पे आ गए थे। तो ये सब चीजें नैरेटिव चेंज हो। और इसके अलावा वीडियो वायरल हुआ था, इसमें एक और वीडियो वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप रोड शो कर रहे थे। उस दौरान जो है आपकी एक क्लिप है जिसमें प्रधानमंत्री आपको कुछ समझा रहे हैं। उसके बाद से वो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो वीडियो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए। मैं आप पे ही उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ एकदम, आपका एडिटर, अगर आप कह रहे हैं ये माइक आप लगाए हुए हैं और आपका एडिटर भी साथ बैठा, तो वो कहेगा नहीं इस माइक को ऐसा थोड़ा लगाए, इसमें आवाज सही आएगी। तो उसमें क्या गलत हो जाएगा? क्या वो सही करने की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लोग जानते नहीं, जिन लोगों ने और कुछ तो नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए, सबसे पहले आए और उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद जब वो आए तो हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी खड़े हुए थे। तो आते ही मैंने उनको त्रिशूल भेंट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो वैसे तो सब धर्मों का पालन करते हैं, सनातन धर्म का मैंने तो कहा कि सनातन नव जागरण के वो महानायक हैं। और आप देखते हैं जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया, चाहे वो बनारस हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे जीर्णोद्धार किया हो केदारनाथ का, ये सब प्रधानमंत्री कर सकते थे और कोई कर नहीं सकता था। आज सैकड़ों साल से कोई कर पाया। तो शिव भक्ति गुरु में हमारे यहाँ भी आनंदेश्वर बाबा जी महाराज परमठ का मंदिर है, हम लोग भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ भी हम लोग विकास करा रहे हैं, वहाँ भी कॉरिडोर बनने की एक मतलब है योजना पूरी तरीके। तो मैंने उनको त्रिशूल भेंट किया। प्रधानमंत्री मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि एक जो स्नेह पर दिखता है, स्नेह पूरा गार्जियन है हमारे,
पूरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं, एक उनका बड़ा राजनीतिक अनुभव है। वो कैसे अपने जो छोटे कार्यकर्ता उनको कैसे प्यार देते हैं, ये उनसे सीखना चाहिए लोगों को। तो उन्होंने जैसे मैंने त्रिशूल दिया, वो मुस्कुराया, त्रिशूल ग्रहण किया, उन्होंने कहा कैसे हैं रमेश बाबू। तो ये चीज तो नहीं आपने चलाई कहीं कि प्रधानमंत्री जी ने इतना रमेश अवस्थी को स्नेह दिया, प्यार दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश ने दुनिया के वो बड़े नेता हैं हमारे गार्जियन के रूप में, उन्होंने मुझे प्यार। उस समय जो वीडियो जो था वो पर्टिकुलर कोई कुछ नहीं था। देखिए वीडियो में सीधा सिंपल एक चीज थी कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ था, आगे भीड़ थी, साइड में भी भीड़ थी और इधर भी भीड़ थी। मैं सामने वो जो सिंबल था मैं दिखा रहा था, उसके बाद भीड़ इधर भी नारे लगा रही थी और नारे लगे। प्रधानमंत्री जी का तो बड़ा अनुभव है, वो देखते हैं चारों ओर, एक तरफ देख रहे हैं उनकी चारों ओर निगाह रहे थे। उनका एक बहुत बड़ा जीवन में अनुभव है। उन्होंने तुरंत मेरे कंधे पे हाथ धर के रखते हुए कहा कि रमेश, इधर भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, अपने इनका भी अभिवादन करो, इधर भी साइड में भी अभिवादन करो। बस सिंपल था, बड़ा स्नेह सुर में, जैसे पिता एक अपने पुत्र को समझाता है, एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है, एक शिष्य परंपरा का। तो मेरे लिए तो बहुत जीवन का सबसे बड़ा एक सुखद पल था कि मेरा गार्जियन मुझे एक किस तरीके से समझा रहा है। तो ये बताइए, ये कोई चीज अच्छी है खराब, इसमें गलत क्या हुआ, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं मीडिया के उन लोगों को जो नैरेटिव बनाते हैं, जो मेंटली रूप से मतलब एजेंडे के साथ काम करते हैं कि नहीं इसको किसी भी चीज को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करते हैं, वो ट्विस्ट करते हैं और बाद में उनपे बैकफायर हो जाता है पूरा। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे तो इतनी पब्लिसिटी मैं कर नहीं सकता था, न इतना विज्ञापन दे सकता था। उन लोगों ने मेरी इतनी पब्लिसिटी कर दी और हमारे गार्जियन का मुझे इतना आशीर्वाद मिला। तो मेरे लिए तो सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे समझाया, एक गार्जियन के रूप में समझाया, कि पिता के रूप में समझाया, पिता जैसे पिता समझाता है उस तरीके से समझाया, एक शिक्षक अपने शिष्य को जिस तरीके से समझाता है। तो ये तो गौरव पल है मेरे लिए। और मीडिया के लोग जो नैरेटिव जिन्होंने चलिए वो एक्सपोज हो गए। मैं बता रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका एडिटर उस समय आपको समझाता तो आप उसको अच्छा मानते या बुरा मानते हैं, या इसमें गलत क्या है? पहले गलत क्या है आप बताइए मुझे। कुछ गलत हुआ? तो जब गलत नहीं हुआ तो फिर उसको ट्विस्ट, मतलब उसका क्या, मैं तो मैसेज नहीं समझ पाया कि कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया। कुछ करो यार, अभी जो स्थिति थी आपकी तब से लेके क्या स्थिति में आ गए। और आगे कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं, जो यहाँ कानपुर से हैं, वो बिल्कुल आप पे फायर, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो बीजेपी ने इस बार बाहर ही को ला दिया है कानपुर में। देखिए ऐसा कि वो है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं बचा, बेचारे के पास वो अपना आता है। वो आपने देखा जिस समय जब नामांकन जुलूस में आपस में इतना जिसको कहना लात जूता है, पूरा इतना फ्रैक्शन है कि वो अपने जो विधायक है सपा का, उसको गिड़गिड़ा रहा कि भाई अमिताभ तुम नहीं आओगे तो मैं नामांकन नहीं करूंगा। उसका वीडियो देखा नहीं देखा? तो गिड़गिड़ा रहा है कि मैं नामांकन नहीं करूंगा। वो बेचारा परेशान है। एक स्कूल चलाता है अपना, वो उसमें आप जानते फीस इसके तमाम उसके ऊपर और कई FIR है उसके ऊपर, तो सब जांचें चल रही है। तो वो अपना ठीक है, चुनाव लड़ रहा है, लड़ने दीजिए। तो वो फायर, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ। वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरे यहाँ मतलब कम से कम मैं 15 साल से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, जहाँ आप आए, घर मकान मेरा अपना मकान है, मेरा यहाँ का आधार कार्ड, मेरा यहाँ का वोटर कार्ड, मेरा बच्चा जयपुरिया में पढ़ा। इसके अलावा में कोई और जरूरत होती है किसी रहने की, स्थायी निवास करने की? तो ये क्या कारण हो सकता है कि आपको बाहरी करके? कोई कारण नहीं भाई, मैं तो ये फक्र करता हूँ ना कि मेरा जन्म कहीं दूसरी जगह हुआ। अगर जन्म आपका कहीं हुआ, उसके बाद आप कर्म मुंह आप दूसरी बनाते हैं। जन्म के बाद तो तमाम आप हो सकता है कि आपके पापा कहीं जन्मे हो और वो नोएडा में या दिल्ली में रह रहे हो, तो क्या वो नोएडा के निवासी नहीं कहलाएंगे क्या? तो वही स्थिति है कि मेरा जन्म फर्रुखाबाद जिले में हुआ। उसके बाद मैं लगातार 1986 में यहाँ पढ़ने आया। मैंने ST कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की वहाँ पे, उसके बाद DAV में मैं शिक्षा ग्रहण की और मैं यहीं मैंने अपनी राजनीति की। यहीं पे मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में छात्र राजनीति यहीं मैंने चालू किया। उसके बाद मैं यहीं पे रहा और उसके बाद मैंने यहीं मकान लिया और यहीं पे मैं तब से करीब 2010 से लगातार मैं यहाँ रह रहा हूँ। यही मेरा अपना मकान निजी है, सब कुछ मेरा है। और वो लोग जो ये कहते हैं, वो हर साल मैं कार्यक्रम कराता हूँ। मेरा क्या नाम, होली पे कार्यक्रम होता है एक मेरा, हम लोग बच्चे की बर्थडे पे एक मैंगो पार्टी कराते हैं। तो हर साल ये लोग जो कह रहे हैं, ये मेरे कार्यक्रमों में आते हैं हर साल, ऐसा नहीं है। और मैं भी जाता हूँ, ऐसा ही लोग लालू मिश्रा में उनके यहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, तो सब जानते हैं, ये रहने वाले हैं। बस मेरा जन्म नहीं हुआ तो ये कोई निशान, ये तो है नहीं कि बाहरी की निशानी है। हाँ, मेरा मकान न, वो और लोगों से पूछे जो उनके आका हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कहिए कि राहुल जी का मकान है वहाँ वायनाड में है कि अमेठी बनाया हुआ।
रायबरेली या रायबरेली बनाया, अमेठी में की बात कर रहा हूँ, पहले अमेठी में था ना, अमेठी बनाया, रायबरेली में बनाया। तो हमारा तो अपना यार मकान है, हमारा अपना घर है, हमारा अपना आधार कार्ड है। हम कोई ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली का आधार कार्ड से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, या मैं जहाँ जन्म हुआ उसके आधार कार्ड चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो यही लड़ा। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं, तमाम जान पीत की व्यवस्था। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसका दावा बिल्कुल सही, कोई कंपटीशन नहीं। उनका हार इतनी बड़ी हो रही है कि उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। उनकी हार में कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। उनकी सबसे बड़ी, अभी तक जब तक चुनाव हुए हैं तब तक की सबसे बड़ी हार होने वाली है। और वो जमानत जिनकी जब्त हो रही है उस पर तैयारी करें, किस तरीके से बनाएं। कल मैं उनके आवास पे जहां वो रहते हैं, आप वहां जरा इंक्वायरी कर लीजिए, आप जाइए वहां पूछिए जहां वो रहते हैं, वहां पर वो अपने घर के अलावा में, घर में भी एक परिवार है, उसकी भी उसमें भी एक आदमी, उस घर परिवार के अलावा मुझे आप कहीं पास पड़ोस वोट नहीं मिल रहा, अपने बूथ से चुनाव वो जीत ले, तब मैं बताऊं कि वो लोकसभा। अरे कहीं नहीं, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े उसके बाद गायब हो गए। कहीं कोई सामाजिक जीवन हो आदमी का, कोई सामाजिक जीवन रहा हो पूरा, जब चुनाव आए तभी आप सक्रिय हो गए पार्टी में। इससे पहले मैं तो यहाँ करीब 2010 से सक्रिय हूँ। 2010 से तमाम सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे कोरोना पे काम किया हो, चाहे सनातन पे मैंने काम किया, यात्रा निकाली, चाहे माननीय अटल जी का जो जन्म दिवस होता था उसकी पूर्व संध्या पे हर साल मैं प्रोग्राम करता हूँ, यहाँ कानपुर हो चाहे और कहीं हो। मैं तो सामाजिक जीवन से निरंतर संबंध मेरा रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का 5 साल से यहाँ प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। अब लोगों को जानकारी, आपको अगर जानकारी नहीं है और आपको खबर मेरे लिए चला रहे हैं, तो इसमें दोष किसका, आपका कि मेरा? आप मेरे बारे में जानते नहीं और आप नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं। पहले जानकारी करिए। और जिन भी साथियों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पहले वो मेरे पास बात करें और मैं उन्हीं से जवाब उन्हीं से लूंगा। अगर वो मेरे सहमत हो तब ठीक है, अब वरना फर्जी नैरेटिव चंद के आपका ही स्थिति खराब होती। अब आपको पता नहीं कि मैं प्रदेश कार्य समिति का 5 साल से यहाँ सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट एक छोटे, हाँ ये जरूर है, एक साधारण से कार्यकर्ता होती है कि मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। लगातार 10 साल से पार्टी की मुख्य धारा में सक्रिय हूँ, पार्टी की मुख्य धारा में, डे टू डे वाली बता रहा हूँ मैं 2013 से लेकर लगातार कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बांदा लोकसभा क्षेत्र का, मैं 2014 में मैं प्रत्याशिता की दौड़ में था, नंबर 1 तमाम मैंने प्रोग्राम किए पार्टी, तब से लेकर लगातार मैं वहाँ सक्रिय रहा पूरा। वहाँ 2019 में मैं वहाँ पर रहा, नंबर 1 2 नंबर की पोजीशन में रहा, लगातार कार्यक्रम पार्टी की गतिविधियों में शामिल निरंतर लगातार रहा। उसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम है कि हमें वहाँ टिकट नहीं मिला, मैं कानपुर बुंदेलखंड लगातार मैं कानपुर और बुंदेलखंड में टोटल सक्रिय रहा। तो उसके बाद मैंने सक्रियता अपनी यहाँ बढ़ाई, क्यों मैं यहीं रहता हूँ, यहीं रहता उसका। और यहाँ 5 साल से मैं प्रदेश कार्य समिति में हूँ, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ और निरंतर गतिविधियों में शामिल होता। उसके आधार पर पार्टी ने सोचा कि जो व्यक्ति 10 साल से लगातार पार्टी की मुख्य धारा में सहमत है, लगा हुआ है। तो ये बहुत तगड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो भारी शब्द, वो भारी कहते हैं, और जो कहते हैं कि एक सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर टिकट मिली। पत्रकार में हूँ मैं, इस बात का मुझे प्राउड है। आपने एलएलबी किया है मैंने, यहीं से मैं एलएलबी कानपुर से किया, ऐसा नहीं कहीं बाहर से किया हो। तो मैं एक यहाँ पर रमेश अवस्थी को टिकट, पत्रकार हूँ, पत्रकार को टिकट मिली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पार्टी ने टिकट भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण से कार्यकर्ता को दी। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, चौंकाने वाले निर्णय वही करती है। और उन्होंने कुछ सोच समझ दिया, टिकट दिया। मैं भी जो भी उन्होंने भरोसा जताया उसमें पूरा उतरूंगा, ये भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको। और जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको अलग दिशा में, एक विकास की पॉलिटिक्स से मैं करने यहाँ आया हूँ। और मैं अपने साथी प्रत्याशी के साथ भी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मेरे पास आया, तमाम कंप्लेंट आ रही कि फीस नहीं दे रहा है, फीस बढ़ा के ले रहा है, और इसने कोरोना कार्यकाल में फीस ले ली, वो वापस नहीं की, इसने कब्जा कर रखा है, इसके ऊपर तमाम FIR है, इसकी जांच कराई है। मैंने कहा नहीं, वो जो कर रहा है वो उसको करने दो, ठीक है, अपना उसका शिक्षा का काम है। शिक्षा माफिया के लोग उसके सब जानते हैं कि लोग खुले मीटिंगों में आरोप लगाते हैं, शिक्षा माफिया क्या हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। अभी एक बार चुनाव लड़ा तो उसके बाद गायब हो गया, फिर आ गया व्यक्ति, तो क्या चुनाव लड़ेगा यार ये? उसके बाद कोई कबाड़। यहाँ पर मैं बता दूं, कानपुर में सिर्फ 2 बड़े गुट थे जो वास्तव में कांग्रेस की राजनीति में सशक्त थे। पहला श्री प्रकाश जायसवाल, दूसरा अजय कपूर। अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, एक विधानसभा में उसके बस्ते नहीं लगेंगे, कांग्रेस के कोई बस्ता नहीं लगने वाला। उसका दूसरा गुट था श्री प्रकाश जायसवाल का। श्री प्रकाश जायसवाल अस्वस्थ है, उनके भाई कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने भी सत्ता ग्रहण कर ली। बाकी तमाम विधायक हैं, कुछ और पार्टी के वरिष्ठ, वो भी कांग्रेस में आ गए। बाकी 1-2 दिन में और आने वाले हैं। अभी बताओ कांग्रेस में बचा कौन?
आप ये बताइए, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये कैंडिडेट जहां पर भी होता है, जो पार्टियां, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उस गठबंधन की बात, जहां जहां पार्टी प्रत्याशी की जीत की संभावना होती, वहां के पार्टी के वरिष्ठ कई मीटिंगें लगाते हैं कि 70% जीत की संभावना, 70%, 100 में जीतना है, 70 उसका गोल हो रहा है, तो 30 के लिए वो काम करते हैं, और जहां 30 का है तो 70 के लिए आते नहीं वो। तो आज आप ये पता करिए कि इस व्यक्ति के चुनाव प्रचार, वो जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि कोई कैंडिडेट नहीं था तो टिकट इसे मिलना था, और कोई था ही नहीं, कोई लेने वाला नहीं था कांग्रेस में, कोई सपा के लोग लगे हुए थे, हमें दे दिए, लेकिन वो खाते में चली गई, तो खाते में लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कैंडिडेट मिले तो इनको टिकट दे दी। तो क्यों ऐसा फिर अखिलेश यादव ने ये डिसीजन लिया कि उसको देना चाहिए? अखिलेश यादव, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उनकी गठबंधन की अपनी राजनीति है, लेकिन जब ये होता है अमूमन कि भाई जब गठबंधन में कोई टिकट चली तो वो किसी को लड़ाए, उनकी मजबूरी। आज अगर जीतने की स्थिति होती, कहीं भी थोड़ी संभावना हो, आज तक कोई भी गठबंधन का एक भी पदाधिकारी प्रचार करने नहीं आया, क्यों? वो जानते कि तो हार रहा है। तो आज पहली बार अखिलेश जी और राहुल जी आ रहे औपचारिकता पूरी। हाँ, मैं इस पे सवाल करने वाला था आपसे कि कल जो है बड़ी हैपनिंग है कानपुर में, कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, उनके इस जनसभा को लेकर क्या कहेंगे आप? कोई मतलब नहीं होता, मैंने बताया ना कि एक औपचारिकता पूरी करने के लिए आ रहे हैं। पानी है, पानी पिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है कानपुर में, और कल जैसा कि आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां पर संयुक्त रूप से जनसभा संबोधित करेंगे, और बकायदा जेएससी ग्राउंड में कानपुर में यहां जो है उसकी तैयारी चल रही है। हालांकि हमने अभी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ कानपुर में जो लोकल मुद्दे हैं वो कितने जो है इस पर हावी होते हैं। लेकिन सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल जनसभा है बड़ी, तो उसको लेकर जो है क्या कुछ मैसेज है? आपने रैली तो देखी ली भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री की जी, उसके सामने क्या जनसभा होगी आप जान सकते हैं। हाँ, वो एक औपचारिकता के रूप में, चूंकि गठबंधन के प्रत्याशी है, दोनों लोग अपना आ रहे हैं, ठीक है, पार्टी अपना है, गठबंधन है, यहाँ के लोग जान चुके हैं ये ठगबंधन है, इसीलिए जहाँ उन्होंने जनसभा रखी है वहाँ एक विशेष वर्ग रहता है, उनको रखना तो इधर रख के आइए, कितने नगर में रखिए आप, जहाँ आपके 10 आदमी, आपके 500 आदमी नहीं इकट्ठे होंगे। एक विशेष वर्ग के लिए वो जनसभा रखी गई है, वहां पे आएंगे, जनसभा करेंगे और चले जाएंगे, और कहीं भी कोई भी उसका कानपुर में कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, आएंगे अपना जाएंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत, औपचारिकता तो निभानी ना। जब पार्टी चुनाव लड़ाती है तो कोई भी कैंडिडेट उसके लिए आना पड़ता है, तो वो भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी उनके गठबंधन में ही इतनी फूट है कि समाजवादी पार्टी के लोग कैडर वो चाहते नहीं कि कांग्रेस का प्रत्याशी बढ़े। इस कांग्रेस में जितना भी आप कांग्रेस का जो मुख्य जो नीति, उनमें आप बात करिए ना व्यक्तिगत रूप से क्या है, तो कहेंगे यार कैंडिडेट हार गया, मजबूरी है, मुझे औपचारिकता करनी। ये हालात है। मैं बता रहा हूँ कि चुनाव में जमानत जब्त के लिए वो आदमी लड़ा रहा हूँ। हम लोग तो पहले जीत रहे थे। हमारा संगठन का ढांचा, जैसे मैंने शुरुआत में 18 मंडलों की बैठक की, हम लोगों ने तमाम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट की। आप ये मान लीजिए कि पूरा शुरुआत से ही एकदम चुनाव था, जीत रहे थे हम, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद तो ये बिल्कुल जमानत जब्त बनने वाली स्थिति में आ गया कि पूरा कानपुर मोदी जी में हुआ। चुनाव में कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब इनके पास कुछ नहीं, तो क्या मुद्दा कि रमेश अवस्थी बाहरी, अरे भाई बाहरी तुम्हारे कहने से हो जाएंगे। हम जिसका घर मकान, आपसे कोई कह दे कि आप पड़ोस में रहते हैं, अरे भाई ये बाहरी है तुम्हारा, और उसके बाद आपको निकाल देगा। और जो स्थिति वो लोग कह रहे हैं, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने जिस तरीके से इनको कहा कि भाई आप शिक्षा माफी, आप फीस कम वापस करेंगे, आप ये जो समाज कल्याण और तमाम जो निधि आती है, जो एडमिशन होते हैं, कैटेगरी होती है, इनमें एडमिशन नहीं करके दूसरों को एडमिशन कर देते हैं, पैसा लेके कर रहा है, तो पूरा जनमानस तो त्रस्त है इस व्यक्ति से। अच्छा, इसके अलावा अब जब हम सुबह से आकर हमने यहाँ पर बातचीत की, कई सारे वर्गों से बात की, ब्राह्मणों से भी जब बात की, तो वहां पर थोड़ी सी नाराजगी हमें देखी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं स्थानीय ब्राह्मण प्रत्याशी जो है वो नहीं मिल पा रहा इन लोगों को, और लास्ट जो मिले थे बकायदा वो काफी पहले थे, अब नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो एक मैसेज नैरेटिव जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 1-8% कोई नहीं, कोई व्यक्ति जो वो कांग्रेस की अपनी विचारधारा उसके लोग हैं, हम कभी भी किसी वर्ग में 100% विचारधारा के लोग नहीं होते ना, तो 1% उन लोगों को, जैसे उन्हें पता लगा कि आज तक की टीम आ गई तो 2-3 लोग भेज देंगे अपने आप, उन्हें पता, तो वो ताकि वो कह दें। आपने गए, आप कई कार्यक्रम किए, आप बताइए वहां पर रेशियो क्या था, जो और छोड़ दीजिए आप
कि क्या रेशियो क्या था कि अगर 100 लोगों से बातचीत थी, कितने लोग 90% लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं हो सकता है कि रमेश अवस्थी की बात न कर रहे हैं, मैं स्वीकार कर सकता हूँ, हो सकता है रमेश अवस्थी ने बात। बहुत सारे मुद्दे थे, उनमें से एक मुद्दा ये था कि भाई हम राम मंदिर का एहसान चुकाना चाहते हैं इसलिए वोट करेंगे, तमाम ऐसे मुद्दे थे। आप देखिए, राम मंदिर का एहसान चुकाना चाहते हैं, चाहे धारा 370 समाप्त हुई जो देखिए देश में मैं बता रहा हूँ दो विचारधारा के लोग रहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं इसको ऑफिशियल कोड नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ जो मैं मानता हूँ। देश में 2 विचारधारा के लोग रहते हैं। पहला जो सनातनी है, मेजोरिटी में सनातनी। दूसरा जो सनातनी नहीं भी है, वो राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्र के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी जाति और धर्म के हों। पहला माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राम मंदिर बनाया, ये उन्हीं का विजन था। पहले भी तो तमाम नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जैसा विजन का, उनकी इच्छा शक्ति वाला नेता नहीं था ना। आज से 4 साल 5 साल पहले मंदिर बन गया होता, कोई और नया नहीं कर गया ना, कोई और स्पेशल नहीं। वही कोर्ट है, वही वकील है, वही सिस्टम है, वही, लेकिन विजन उन्होंने ठाना। उनकी कथनी और करनी मंत्र नहीं, वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर बनवाना है तो बनवाया, और सभी बाधाओं को दूर करते हुए नियमानुसार राम मंदिर निर्माण करा दिया। हमारे पुरखे जिन्होंने कल्पना की थी, उनकी आत्मा को शांति मिली हुई ऊपर। और हम जो आज रह रहे हैं, हमने भी अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया, और हमने वहां जाके रामलला के दर्शन किए, क्योंकि हम पत्रकार हों, अधिकारी हों कुछ, लेकिन उससे पहले सनातनी और हिंदू हैं। तो दूसरा वर्ग एक ऐसा है जो हमारी विचारधारा नहीं सहमत है, सनातन से नहीं सहमत है, वो लेकिन राष्ट्रभक्त है। उस राष्ट्रभक्त जैसे लोगों ने, हम जैसे, आप जैसे लोगों ने जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब भी कश्मीर गए या बात की, तो हमेशा चाहते थे यार कश्मीर अभी भी आधा गुलाम है। वो राष्ट्रभक्त जो किसी भी जाति धर्म के, वो चाहते थे कश्मीर को आजादी मिले, और उन्होंने उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में 370 समाप्त कर दी। लोग कहते थे अरे ये धारा नहीं रह जाएगी, वो नहीं। माननीय गृह मंत्री जी जैसा एकदम विजन वाला नेता, एकदम उन्होंने कहा नहीं, धारा 370 जो भी उसमें धाराएं सब समाप्त। जो लोग कहते थे धारा 370 समाप्त हो जाए, खून की नदियां बह जाएंगी, आज देखिए आप जाके वहां जहां खून की नदियों की बात कर रहे थे, वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है, कहीं अलगाववादी आपको दिख रहे हैं भाई। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमारी मुस्लिम महिलाओं ने भी सपना देखा था, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मांग की थी कि भाई हमारा 3 तलाक समाप्त हो। उन्होंने उनकी बात भी सुनी और 3 तलाक जैसे मुद्दे को समाप्त किए। तो मैं कहना चाहता हूँ देश नहीं, दुनिया में एक ऐसा नेता माननीय नरेंद्र मोदी नाम का है, जो कहता है कि सपने आपके, संकल्प हमारा, और जो सपने आप देखेंगे उसको पूरा मैं करूंगा। ये दुनिया में कोई नेता नहीं है, और उन्होंने ये करके दिखाया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा है, या भविष्य में एक देश एक कानून के मुद्दे रहे होंगे, इन पे भी आगे आएंगे। और तमाम ऐसी चीजें जो हमारे समाज के लिए कुरीति है, हमारे देश के लिए अहितकारी है, वो हम लोग कर नहीं पाए अभी तक। वो तमाम चीजें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई हैं और भविष्य में होंगी। इसलिए पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पर वो विश्वास करता है, भरोसा करता है। और जब आप किसी के साथ तभी खड़े होते हैं, तभी उसका साथ देते हैं जब आपको भरोसा होता है। और ये पहली बार हिंदुस्तान में होगा कि आज आप नोट कर लिए, उसके बाद आइए आप कानपुर में, नहीं कानपुर में आइए और कहीं भी जाइए, आप जो वर्ग के लिए राजनीति वो कर रहे हैं, उस वर्ग में अगर 100 में से हमें 10 वोट मिला होगा, 5 वोट मिला होगा, तो इस बार वो वोट दूना और तीगुना मिलना। कौन सा वर्ग? वही वर्ग जिसको आप समझ रहे हैं, हमारे मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने राशन भी दिया, उन्होंने आवास भी दिया, उन्होंने आपको आयुष्मान मतलब कार्ड भी दिया, आपको मेडिकल सुविधा भी दी। तो वर्ग जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्र को समझते, वो कभी ये नहीं कहता। वो तो थोड़े लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उस वर्ग में मैंने कहा कि अगर मैं नहीं कहता हूँ 100 में हमें 5 वोट मिलेंगे, तो इस बार हमें 10 से 15 वोट मिलेंगे। तो अब लास्ट में कानपुर की जनता से क्या अपील करेंगे आप? कानपुर की जनता से मैं एक अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। हम उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए विकसित कानपुर का प्रयास करेंगे और विकसित कानपुर के लिए काम करेंगे, और कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस दिलाएंगे। कानपुर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, कानपुर जो देश के बड़े 5 शहरों में नाम था जिसका, उसके पुराने वैभव को, पुराना वही वैभव और कुल वापस लाएंगे, और कानपुर का संपूर्ण विकास कराएंगे। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कानपुर की जनता के कि मैं जो कह रहा हूं वो करूंगा, क्योंकि हमारे साथ आज नेतृत्व के रूप में, गार्जियन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दोनों लोग चाहते हैं
कि कानपुर का विकास हो। इसलिए कानपुर का विकास होगा, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कानपुर में विकास की 1 साल के अंदर आपको बदली तस्वीर नजर आएगी। ये मैं कानपुर वासियों से वादा करता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी थे, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कौन कौन से मुद्दे हैं, और साथ ही साथ विपक्ष पर भी जो है उन्होंने सीधा उनको जवाब दिया कि जो बाहरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है उसका जवाब आपने सुन लिया। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।